यह चार्ट पिछले 60 वर्षों में चीन की जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है। अधिकांश समय में जन्म दर अधिक रही है, लेकिन 2022 में चीन में जन्म से अधिक मृत्यु दर दर्ज की गई, जिसके कारण 6 दशकों में पहली बार इसकी जनसंख्या में गिरावट आई। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझने के लिए एक उदाहरण पर गौर करें। चीन विश्व की विनिर्माण महाशक्ति है और इसका एक बड़ा कारण इसकी विशाल जनसंख्या है। देश के आर्थिक उत्पादन का लगभग 30% विनिर्माण क्षेत्र से आता है। अब पिछले 60 वर्षों में चीन की जनसंख्या पर एक नजर डालें। 2022 में लगभग 10 लाख लोगों की कमी के बावजूद इसकी जनसंख्या अभी भी लगभग उतनी ही है जितनी पहले कभी थी, यानी 1.4 अरब लोग। लेकिन अनुमान है कि सदी के अंत तक यह लगभग आधी हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में चीन के विकास और नीतियों ने इसकी जनसंख्या में गिरावट में योगदान दिया है। आज यह अपनी जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए इस दिशा में कदम उठाने की कोशिश कर रहा है। समस्या यह है कि शायद बहुत देर हो चुकी है। 1950 के दशक में माओ के शासनकाल में चीन ने इतिहास के सबसे भयावह अकाल में से एक का सामना किया, जिसमें 3 करोड़ लोग मारे गए। यदि हम जन्म और मृत्यु दर के चार्ट पर नजर डालें, तो मृत्यु दर में भारी वृद्धि दिखाई देगी। उसी समय जन्म दर में गिरावट आई, जिससे जनसंख्या कम होने लगी। लेकिन जैसा कि अक्सर युद्धों, अकालों और अन्य बड़े संकटों के बाद होता है, तुरंत बाद ही जन्म दर में भारी वृद्धि हुई। वैश्विक चिकित्सा प्रगति के साथ, जिससे शिशु मृत्यु दर में कमी आई, चीन के औसत परिवार में अब 6 बच्चे होने लगे। जन्म दर में भारी वृद्धि हुई, जिसे सरकार ने एक बड़ी समस्या के रूप में देखा। चीनी नेतृत्व ने महसूस किया कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और कुछ करने की आवश्यकता है। सरकार ने एक नीति बनाई, जिसे उन्होंने देर से लंबे समय तक कम बच्चे का नाम दिया। देर से विवाह, लंबे जन्म अंतराल और कम जन्म। परिणाम स्वरूप चीन की जन्म दर में गिरावट शुरू हुई, लेकिन यह चीनी नेताओं के लिए पर्याप्त नहीं थी और 1980 में उन्होंने एक बच्चे की नीति को लागू कर दिया। जिस नीति ने अधिकांश परिवारों को एक बच्चे तक सीमित कर दिया था, उसे बेहद कठोर उपायों का समर्थन प्राप्त था। नसबंदी, आयोडीन प्रत्यारोपण और गर्भपात के अभियान चलाए गए। हालांकि ये अभियान बाद के कम बच्चे वाले युग में शुरू हुए, लेकिन एक बच्चे की नीति के दौरान ये अपने चरम पर थे। 2 करोड़ पुरुषों और महिलाओं की नसबंदी की ओर एक ही वर्ष में। लेकिन चीन ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण में थी, सिवाय इसके कि जैसा कि चीन को जल्द ही एहसास हुआ, ये प्रतिबंधात्मक नीतियां कुछ ज्यादा ही कारगर साबित हुईं। किसी भी जनसंख्या को लंबे समय तक स्थिर रखने के लिए प्रत्येक दंपत्ति को औसतन 2.1 बच्चे पैदा करने की आवश्यकता होती है। इसे प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि एक बच्चा एक माता पिता का स्थान लेता है और 0.1 उन बच्चों की भरपाई करता है जो वयस्क होने से पहले मर जाते हैं। लेकिन चीन में प्रजनन दर 3 वर्षों से 2 से काफी कम रही है। इस मुद्दे को उठाने में दशकों लग गए। 2016 में चीन ने आखिरकार एक बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया और 3 बच्चों की नीति को थोड़े समय के लिए आजमाने के बाद 2021 में उन्होंने परिवारों को अपनी इच्छानुसार जितने चाहें उतने बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी, लेकिन यह कारगर नहीं रहा। इसका एक बड़ा कारण एक बच्चे की नीति द्वारा निर्मित विशिष्ट पारिवारिक संरचना है। हम जिस संरचना पर विचार कर रहे थे, उसे 4-21 पारिवारिक संरचना कहा जाता है, जिसमें एक दंपत्ति के ऊपर 4 माता पिता और नीचे एक बच्चा होता है। विभिन्न देशों में विविध पारिवारिक संरचनाएं हैं, कुछ में 3 बच्चे हैं तो कुछ में एक भी नहीं। लेकिन चीन के 4-21 मॉडल के साथ लाखों इकलौते बच्चों पर अपने वृद्ध माता पिता और दादा दादी की देखभाल करने का दबाव बढ़ता जा रहा है और इससे कई बच्चे पैदा करना और भी मुश्किल हो जाता है, खासकर जब जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है। एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि 50% से अधिक युवा वित्तीय और कार्य दबावों के कारण एक से अधिक बच्चे नहीं चाहते हैं। हम नकद सहायता, अतिरिक्त जन्म के लिए सब्सिडी, मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाना, किंडरगार्टन के लिए सब्सिडी और हर तरह की आर्थिक सहायता देख रहे थे। लेकिन असल बात यह है कि इनमें से लगभग कोई भी कारगर नहीं हुआ, क्योंकि बच्चा पैदा करना बेहद खर्चीला होता है और यह जीवन भर की प्रतिबद्धता है। इसलिए इसकी कीमत लगाना वास्तव में मुश्किल है। संतुलन के बारे में भी है, युवा और वृद्धों के बीच। अगर हम जनसंख्या पिरामिड को देखें, जो उम्र के हिसाब से वितरण दर्शाता है, तो हम देखते हैं कि केन्या जैसे तेजी से जनसंख्या वृद्धि वाले देश इस तरह दिखते हैं। नीचे से चौड़ा, जो बहुत सारे युवा लोगों को दर्शाता है, और ऊपर से संकरा। फिलीपींस जैसे धीमी वृद्धि वाले देशों का पिरामिड भी त्रिकोणीय है, लेकिन ऊपर और नीचे के बीच का अंतर उतना स्पष्ट नहीं है।
अब चीन को देखें और संकरे निचले हिस्से पर ध्यान दें, यानी कम बच्चे, और चौड़े ऊपरी हिस्से पर, यानी अधिक संख्या में बुजुर्ग लोग। यह हमारे स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार का एक सुखद परिणाम है, लेकिन लगातार कम प्रजनन दर और आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन के कारण 2050 तक यह पिरामिड कुछ इस तरह दिखेगा, जिससे चीन की जनसंख्या और कम हो जाएगी, श्रम शक्ति सिकुड़ जाएगी और पूरा देश एक अनोखी मुश्किल स्थिति में आ जाएगा। 80 के दशक में चीन विदेशी निवेश, सस्ते विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बन गया था। एक पीढ़ी बाद यह तेजी से आगे बढ़ रहा था और दुनिया की अग्रणी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। लेकिन इस आर्थिक आधुनिकीकरण ने न केवल जन्म दर को और कम किया, बल्कि यह सभी के लिए समान रूप से मजबूत अर्थव्यवस्था में तब्दील नहीं हुआ। अगर हम प्रति व्यक्ति जीडीपी को देखें, जो जीवन स्तर का सबसे अच्छा संकेतक है, तो चीन इन उच्च आय वाले देशों की तुलना में काफी नीचे है। चीन लगभग रातों रात एक प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन यह अभी भी एक मध्यम आय वाला देश है। कई लोग, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, चीन के आर्थिक उछाल से ज्यादा लाभान्वित नहीं हुए हैं और चीन को अभी भी अपनी बढ़ती उम्र वाली आबादी के लिए आवश्यक सुरक्षा जाल विकसित करने हैं, जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और पेंशन। धीमी होती अर्थव्यवस्था के कारण यह और भी कठिन होता जा रहा है। विश्व में चीन की भूमिका को फिर से परिभाषित करेगी विनिर्माण महाशक्ति के रूप में। इसका अर्थ चीन और विश्व के लिए यह है कि आंतरिक संसाधन अवरोध चीन की महत्वाकांक्षा और वैश्विक स्तर पर उसकी लोकप्रियता को भी सीमित कर देंगे। कुछ मायनों में चीन अकेला नहीं है। कई एशियाई और यूरोपीय देशों में भी जनसंख्या में गिरावट देखी जा रही है। चीन को जो बात अलग बनाती है वह यह है कि यह सब कितनी तेजी से हुआ है। केवल 40 साल पहले ही चीन ने अपनी बढ़ती आबादी का लाभ उठाकर आर्थिक महाशक्ति बनने का प्रयास शुरू किया था और साथ ही जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहा था। अब जब चीन की जनसंख्या वृद्धि आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुकी है, तो चीन को न केवल एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में, बल्कि अपने देश के नागरिकों के लिए भी अपने भविष्य पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।